Hello students, how are you all? Everything is okay? Okay then. कल हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, है ना? 3 एक्सरसाइज कर ली थी। आज चौथी एक्सरसाइज जो है आज से स्पष्ट वो करेंगे। चलो टेक आउट पेज 75। चलो पहला क्वेश्चन है, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। चलो आंसर है कि गिलहरी क्या है? एक प्राणी है ना? तो समस्त गिलहरियों का बोध करवाते हैं, उसे जातिवाचक कहेंगे ना हम, है ना? अब इसको हमने नाम दे दिया, जैसे गिल्लू, तो गिल्लू नाम देकर लेखिका ने उसे व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। ठीक है। अब दूसरा, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो ये पंक्ति का आशय है कि गिल्लू के न होने पर लेखिका सोनजूही की लता के समीप कलियां जो खिल गई थी उसे लेने जाती थी, लेकिन आज गिल्लू के जीवित न होने पर लेखिका को छोटे से कोमल, है ना, डली पर गिलहरी के बच्चे गिल्लू का स्मरण हो रहा था। अर्थात सोनजूही की पीली कली तो खिल गई थी, है ना, पर वह गिल्लू की याद दिला रही थी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। तो इस पंक्ति का आशय है कि लेखिका जब अस्वस्थ थी तो गिल्लू उनकी सेवा करता था। कैसे? परिचारिका के समान, है ना, उनकी देखभाल करता था और उनकी अनुपस्थिति में वह उसका हटना किसी परिचारिका के हटने के जैसा लगता था लेखिका को, है ना? उसके बाल सहलाता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो इन पंक्तियों का आशय है कि प्रभात होते ही, है ना, गिल्लू की जीवन यात्रा समाप्त हो गई और लेखिका को लगता है कि अगले जन्म में वह किसी अन्य जीव के रूप में उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। और इन पंक्तियों के द्वारा लेखिका पुनर्जन्म की मान्यता पर भी बात कर रही हैं। ओके। अब नेक्स्ट जो है भाषा बोध, इसमें है जातिवाचक संज्ञा को अपने पसंद के व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दीजिए, है ना? तो पहला तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, बाकी आपको अपने आप लिखने हैं, जो भी आप लिखो। जैसे गिलहरी, तो गिलहरी को हमने नाम दिया गिल्लू, है ना? तो जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदल दिया। ठीक है। फिर दूसरा है कौवा। अब कौवे को आप क्या, काकभुसुंडी, है ना? ठीक है। अब नेता है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, पर्वत है, मीनार है और इमारत। तो इसमें आपको अपने आप ही लिखना है, जो भी आपके पसंद का हो। ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज है क्रिया विशेषण। ये भी हमने अगले चैप्टर में किया था। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, है ना? तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो है क्रिया विशेषण। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक, है ना? जैसे एडवर्ब प्लेस, टाइम, है ना? याद आया आपको? क्वालिटी,
है ना। ठीक है, अब पहला मैं पूछूंगी आपको, उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहा जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, है ना। तो ये क्या आएगा, पहला आएगा रीतिवाचक, है ना, जब तक। दूसरा, मैंने उसे हौले से उठाया, हौले से यानी कैसे उठाया, हौले से, तो क्या आएगा, रीतिवाचक, कैसे उठाया, क्या, है ना। दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, ये प्लेस बता रहा है ना। तो स्थानवाचक, दोनों तरफ ढुलक गई। फिर है, गिल्लू पर्दे पर तेजी से चढ़ता गया उतरता गया, तो रीतिवाचक, तेजी से, है ना। वह खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर निकल आता, वो भी स्थानवाचक, बाहर, है ना। उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता रहा, तो उन दिनों, देखो, है ना, वह अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता रहा, कम, परिमाणवाचक, है ना, गिन नहीं सकते ना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है अल्प विराम यानी कोमा। तो ये तो आपको आता ही है ना। कैसे करोगे, उसमें एक प्रकार के कई शब्द का शब्दांश एक साथ आए तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 2-3 नाम है ना, 2-3 क्रियाएं हैं, तो उस पर हम कोमा करते हैं ना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो लिखनी नहीं है, आपको समझने के लिए है। उसके बाद है शब्द विचार। इसमें है आपको उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय ढूंढना है। जैसे समादरित है ना, अवमानित है ना, अवमानित, अवमानित क्या आएगा, तो अपमानित, है ना। अवमानित मतलब क्या आएगा, अपमानित। तो काक एक अवमानित पंछी है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ओके, ये आप अपने आप बना लेना। ठीक है, ओके देन, चैप्टर खत्म हो गया।